गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में कुछ मॉडल दिए गए, तो उनके बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना। इस वीडियो में हम थोड़े से और कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने कुछ मॉडल प्रस्तुत किए, तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से डाल्टन्स ने कुछ एटॉमिक थ्योरी दी, तो उससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद कुछ चीजें निकल के आई। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की खोज हुई। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी कि इलेक्ट्रॉन जब एक निर्वात में रखी हुई कांच की जो ट्यूब थी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुई, तो उसमें कुछ किरणें क्या थी कि कुछ सीधी जा रही थी किरणें, कुछ लेफ्ट साइड मुड़ रही थी और कुछ राइट साइड। मतलब कि अगर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इस प्रकार से जो किरणें यहाँ पे जा रही थी वो कुछ अपसाइड डाउन और हो रही थी, कुछ नीचे की तरफ मुड़ रही थी। तो जो किरणें नीचे की ओर जा रही थी और कुछ ऊपर की ओर जा रही थी, उन्हीं में से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन और कौन से प्रोटॉन है। तो किया गया कि इस एक्सपेरिमेंट में एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया, या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो कुछ किरणें प्लस सिरे की ओर जा रही थी, कुछ किरणें नेगेटिव सिरे की ओर जा रही थी, लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ किरणें कहाँ जा रही थी, सीधी निकल रही थी। तो हम आगे जानते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन बेसिकली होती क्या है, कैनाल किरणें को नाम से उनको हम जानते हैं। कैथोड किरणों के विपरीत, जैसे कि अभी हमने कैथोड किरणें पढ़ी, कैथोड किरणों को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस के प्रकट करने में, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत जो किरणें थी उन्हें हम क्या कहा, उनको हमने क्या कहा, कैनाल किरणें। उन कैनाल किरणों को हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन। सेकंड, इसका क्या निकल गया है, कणों के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे वो उत्पन्न होते हैं। कुछ धनावेशित मूल इकाई इसके गुणक होते हैं। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में दोनों तरफ क्या होते हैं, ये समान प्रकार से व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट होने के साथ साथ इनमें से किस वैज्ञानिक ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897। उसके बाद सेकंड प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने 1900 पे, 1900 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक 1932 ईस्वी में। मतलब कि जो सबसे पहले खोज हुई वो इलेक्ट्रॉन की हुई, फिर प्रोटॉन की हुई और फिर न्यूट्रॉन की हुई। इसके बाद इनमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद इनको हम विशेष प्रकार से क्या किया, चिन्ह का नाम दिया। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, चिन्ह का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। इसमें आवेश क्या था, जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश था और न्यूट्रॉन पे क्या था, जीरो था। मतलब कि न्यूट्रॉन पे ना पॉजिटिव था ना ही नेगेटिव, तो उसको क्या कहा गया, न्यूट्रल होता है।
और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना पाया गया 1.602 इंटू 10 की पावर -19। द्रव्यमान के हिसाब से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -31, प्रोटॉन 10 की पावर -27 और न्यूट्रॉन भी 10 की पावर -27। तो जो सबसे हल्का कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अभी हम आगे वाले जो परमाणु मॉडल दिए गए उनमें हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट परमाणु मॉडल क्या था, थॉमसन ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। इस मॉडल में था क्या कि इस मॉडल में उन्होंने एक तरबूज के आकार में क्या कहा कि एक तरबूज होता है, जैसे तरबूज में बीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा तरबूज में क्या होता है, सब इधर उधर उसमें क्या होते हैं, बीज रखे होते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो होते हैं परमाणु के अंदर, लेकिन वो किस प्रकार से होते हैं ये उन्होंने व्याख्या करने में क्या रहे, असफल रहे। उन्होंने सीधा से बताया कि जिस प्रकार से तरबूज में बीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट उसके बाद आगे आए एक, थॉमसन ने तो अपना परमाणु मॉडल दे दिया कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन बट इसको किसी ने माना नहीं। तो रदरफोर्ड ने इसका एक अलग से मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के नाम से जानते हैं। उसमें इन्होंने किया क्या कि एक बहुत पतली सोने की पन्नी ली और उसमें अल्फा कणों, जो अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण एक हीलियम नाभिक होता है, यानी हीलियम जो परमाणु होता है जो हमारे आवर्त सारणी में सेकंड स्थान पर पाया जाता है। अल्फा कणों लगभग हीलियम कण के बराबर उन्होंने लिया, उसमें सोने की पन्नी पे छोड़ दिया। उसमें हुआ क्या, जो सोने की पन्नी थी वो लगभग 100 mm की थी। 100 mm मतलब बहुत ही पतली पन्नी। तो उस रेडियो एक्टिव भेजा गया। भेजे जाने के बाद आप लोगों ने देखो, आप लोग देख रहे होंगे कि अल्फा कण का स्रोत है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, लेड प्लेट की ओर गए और फिर वो जो सोने की पन्नी थी, वो सोने की पन्नी में क्या हुआ, ये अल्फा कण टकराए। इस अल्फा कण में टकराने के बाद क्या हुआ, इधर उधर क्या हुए, विक्षेपित हो गए। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, इस प्रकार से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हमारे विक्षेपित हो गए। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि इस पतली पन्नी को घेरते हुए प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं। जो प्रदीप्त उत्पन्न क्या करते हैं, जो यहाँ पे लगाया गया है, ये चीज यहाँ पे जो ये चमकीला चमकीला दिख रहा है, ये चमकीला क्या है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक इस प्रकार से कवर करके रख दिया गया कि जिससे कि उसमें कोई बाहरी आवरण ना आए। अब इसको हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छे उससे कि अल्फा कण के पुंज आए। आप लोगों को फिगर अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें क्या, अल्फा कण के पुंज आए, सोने की पन्नी थी, उसमें अल्फा के कण टकराए और जब टकराए तो उसमें कुछ कण क्या हुए, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ कण सीधे निकल गए, कुछ विक्षेपित होकर सीधा पीछे चले आए और कुछ एंगल बनाते हुए क्या हुए, बाहर चले गए। तो इससे कुछ निष्कर्ष निकले। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाले, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नए वीडियो आने की सूचना आपको मिलती रहे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो इस अल्फा कण से जो रदरफोर्ड ने कुछ प्रयोग हुए, तो रदरफोर्ड ने कुछ उससे पॉइंट निकाले। पॉइंट में क्या कहा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को बिना विक्षेपित किए सीधे निकल जाते हैं। मतलब कि आप लोगों ने देखा
इसका नेक्स्ट ये देखिए, इसमें हुआ क्या कि जैसे ये प्रकाश पुंज आया, प्रकाश पुंज मतलब अल्फा कण, अल्फा कण आए और सीधा क्या हुए, सीधा निकल गए, मतलब कहीं से विक्षेपित नहीं हुए। ये पहला नियम आया। इससे हुआ क्या कि जब विक्षेपित नहीं हुआ तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो परमाणु का आकार है, नाभिक है, परमाणु है, वो क्या है, बाहर से खोखला है, मतलब अगल बगल उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए गए। फिर इसके बाद उन्होंने दूसरा नियम क्या निकाला, दूसरा नियम क्या कहा, अल्फा कणों का बहुत कम कोण में विक्षेपित हुए। विक्षेपित होने का मतलब क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए ये वाली लाइन में क्या हुआ, ये यहाँ से लाइन अल्फा कण आए और यहाँ से क्या हुआ, हल्का सा कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई धनावेश है जो अल्फा कणों को क्या करता है, विक्षेपित करता है। जैसे कि एक और अल्फा कण ये हुआ, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से विक्षेपित हो गया और कुछ किरणें क्या हुई, सीधे निकल गई। दो नियम है। उसके बाद लास्ट नियम उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा कि बहुत ही छोटे कण से वापस, यानी जिस पथ से गए उसी पथ से वापस आ गए। जैसे कि आप लोग देखिए, ये जो लास्ट में क्या है कि जिस पथ से गए उसी पथ से क्या हुए, वापस आ गए। वापस आने का मतलब क्या है कि देखो ये गए और इसी से टकरा के क्या हुए, जस्ट अपोजिट पीछे आ गए। पीछे आने से मतलब क्या हुआ, इससे कई निष्कर्ष भी उन्होंने निकाले। किस प्रकार से निष्कर्ष निकाले कि जो पहला निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि परमाणु जैसे सोने बिना विक्षेपित हुए निकल गए, तो उन्होंने कहा कि ये अंदर से बहुत ही खोखला है। दूसरा क्या हुआ कि ये परमाणु त्रिज्या 10⁻10 नाभिक की त्रिज्या में बहुत ही छोटे केंद्रित पे और धनावेश केंद्रित है, जिसे हम उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। फिर उसके बाद तीसरे नियम में जब कुछ कण विक्षेपित हुए, कुछ इधर उधर यानी एंगल बनाते हुए बाहर गए, तो उन्होंने क्या किया कि नाभिक में कुछ ना कुछ धनावेश है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जो अल्फा कण निकल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर विक्षेपित हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव और जो नाभिक में आवेश है वो क्या है, धनावेश। इस वजह से वो क्या हुए, विक्षेपित हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मिल गए तो वहां पे हमने उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं क्या, परमाणु। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रदरफोर्ड के कुछ चीजें डिस्कस की। रदरफोर्ड ने क्या परमाणु मॉडल, उसके अधिकांश उन्होंने एक प्रयोग किया, प्रयोग में क्या कुछ चीजें डिस्कस की। अब आगे देखते हैं हम परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब कि अगर कोई तत्व है, उसका नाभिक, तत्व है तो उसका नाभिक होगा, तो नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वही उसकी क्या होती है, परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु क्रमांक किसी भी यौगिक का बदलता नहीं। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। क्लोरीन का कितना होता है, 9। तो इस प्रकार से जो तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक कभी बदलते नहीं, वो हमेशा सेम रहते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पहले से थे, प्रोटॉनों का क्या कहा गया, परमाणु क्रमांक। लेकिन प्रोटॉन के साथ जब न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं, क्योंकि दोनों चीजें कहाँ स्थित होती है, परमाणु के नाभिक में, तो नाभिक में जब स्थित होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कह देते हैं, पर द्रव्यमान संख्या। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने देखा कार्बन, कार्बन क्या होता है, कार्बन में परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और उसका परमाणु भार कितना होगा, 12। क्यों 12 होगा, क्योंकि उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6
न्यूट्रॉन उपस्थित है, इसलिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 12 होगी। फिर इसी को देखते हुए जब वो कुछ चीजें आगे शोध हुए तो आगे क्या मिला हमको, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि समस्थानिक एक ही तत्व, मतलब तत्व एक ही होगा, जैसे कार्बन है तो कार्बन ही होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होगा। तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, नो सॉरी, द्रव्यमान संख्या नहीं, द्रव्यमान, एक ही तत्व परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। आप लोग सीधा सा अर्थ समस्थानिक का क्या निकल के आता है, सम स्थानिक, सम मीन्स बराबर, स्थानिक मीन्स स्थान, मतलब कि ऐसे तत्व जिनका आवर्त सारणी में स्थान सेम होता है, और स्थान सेम कब होगा, जब उनके प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी। जब प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी तो उसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि सीधा सा देखते हैं कि अगर परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, आवर्त सारणी में एक ही जगह है, बट उनके परमाणु भार अलग अलग है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का सबसे पहला है, देख रहे होंगे आप लोग, 1H1 पहला, 1H2 और 1H3। पहले वाले में 1 मतलब 1H2 जो निर्धारित करता है, आगे हम देखते हैं इसमें। आगे इसमें आता है संभारिक। संभारिक क्या होते हैं, समभारिक, जैसे कि अभी हमने समस्थानिक में पढ़ा, सम माने बराबर, स्थानिक में स्थान के स्थान बराबर होते हैं, समस्थानिक होते हैं। वैसे ही संभारिक, सम मतलब बराबर, भारिक माने भार, जिनके परमाणु भार बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, संभारिक। अब इसको डिफिनेशन के तौर पे क्या देखते हैं कि ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान अंक यानी द्रव्यमान संख्या बराबर हो, द्रव्यमान संख्या मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो, परंतु प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल में आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे कि 18Ar40, इसमें भार कितना है, A 18 और 40। हमने एक सिंबल ले लिया, सिंबल में क्या है जैसे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखो 19Kr40, मतलब कि Ar दूसरा है और K पोटेशियम दूसरा है, बट देखते क्या है कि जो इसमें परमाणु भार इसका है, Ar का भी 40 है और K मतलब पोटेशियम का भी क्या है, 40 ही है, और आगे कैल्शियम भी है, कैल्शियम का भी क्या है, 40, कैल्शियम का भी आप लोग देख रहे होंगे, इसका भी क्या है, 40 है। फिर आगे देखते हैं हम लोग सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने समस्थानिक पढ़ा, संभारिक पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, वे तत्व, पहले तो सिंपल सी परिभाषा हम लोग देखते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मीन्स, सम मीन्स बराबर, न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रॉन, मतलब कि ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। भले उनमें परमाणु संख्या
द्रव्यमान संख्या सब क्या हो, भिन्न भिन्न, लेकिन उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन भिन्न हो जाए, इलेक्ट्रॉन भिन्न हो जाए, बट उसमें न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे आगे हम लोग कुछ एग्जांपल से देखेंगे, जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के इसके रिलेशन में, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। किसी नाभिक में जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, किसी नाभिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं क्या है, किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें उसका उतना ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। बट परमाणु भार में क्या होता है, परमाणु भार में क्या होता है, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला। आगे कुछ हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में क्या, जैसे फ्लोरीन लिया हमने, फ्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। इसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें और हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे। आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लेसन बिकॉज इट इज नॉट क्लियर्ड इन कॉलेज टाइम या कॉलेज क्लासेस टाइम, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बारीकी से चीजों को समझेंगे और देखेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है कि ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जनरेटेड बाय ए ऑसिलेशन ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी इन ए मैग्नेटिक फील्ड और ए मैग्नेट इन ए इलेक्ट्रिक ऑफ फील्ड। आप लोग फिगर एक नजर आ रहा होगा, इसमें फिगर में क्या है कि देखिए, फिगर में होता क्या है कि फिगर एक तरह से वेव बन रही है। वेव क्या है, ये साइन वेव है। छोटी क्लासों में 11th में ही पढ़ाया जाता है, छोटी हाई स्कूल में भी थोड़ी चीजें डिस्कस की जाती हैं। वेव, जैसे कि हम लोगों ने एक रस्सी को इस प्रकार से किया तो उसमें इस प्रकार से वेव होती है। रस्सी को छोड़ दें, एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें कुछ वेव्स बनती हैं। तो इस प्रकार से वेव्स को हम लोगों ने फिगर में दर्शाया है। इस प्रकार से वेव क्या होती है, ऊपर नीचे जाके जाती है। तो होता क्या है कि जब एक मैग्नेट को रखा है, मैग्नेट आप देखते हैं, मैग्नेट, दो मैग्नेटों को आपस में, मैग्नेट क्या होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों को पास पास जब हम रखते हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो क्या होते हैं, बाहर भगते हैं। बाहर भगने मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित बल से दूर करते हैं। उसमें क्या है कि उनके बीच में एक वेव्स जनरेट हो रही है, तो जिसके कारण से वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस वेवलेंथ के कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ को लैम्डा से प्रेरित करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी क्या होती है, लैम्डा इनटू v। वेव नंबर, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कितनी देर में वो अपना एक चक्कर पूरा करता है, वो होता है उसका टाइम पीरियड। जैसे घड़ी 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है 360 डिग्री, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 60 सेकंड या 1 मिनट। फिर आगे यहाँ पे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता था, स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इनटू द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आफ्टर थ्रॉट ए प्रिज्म। आप लोगों को डिफिनेशन दिख रही होगी, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा था, स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम। बीम मतलब जैसे कि लाइट डाली गई, लाइट आप लोग टॉर्च यूज करते हैं,
तो उसमें एक लाइट डाली गई। जब लाइट डाली गई तो उस रेडिएशन के कारण डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब जो बीच से रेज जा रही होगी उसकी वेवलेंथ दूसरी होगी, जो बगल से वेवलेंथ जा रही होगी उसकी वेवलेंथ अलग होगी। तो डिफरेंट वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी जब उसमें किसी प्रिज्म में पास होती है, प्रिज्म या शीशा कुछ भी कह लें, स्पेक्ट्रम मेनली क्या होता है, जब वो शीशे में जाके टकराती हैं तो वो एक डिफरेंट पैटर्न प्रोड्यूस करती है। जब डिफरेंट पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब डिफरेंट पैटर्न उत्पन्न करती हैं, उसको हम लोग मेनली क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब फिगर इसका देखते हैं क्या होता है। जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें प्रिज्म में डाली गई, जब प्रिज्म में डाली गई तो अलग अलग वेवलेंथ आती हैं। जब अलग अलग वेवलेंथ होती हैं तो वेवलेंथ प्रिज्म से टकरा क्या करती है, जिसकी जितनी वेवलेंथ होगी उसके अनुसार उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो कलर जिसकी सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ वो रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड वायलेट, इस प्रकार से एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हिंदी में जिसे कहते हैं वैनी आ किनाला। इसको हम लोग याद कर सकते हैं कैसे, वैनी आ किनाला के नाम से हमको याद कर सकते हैं उसका ऑर्डर का क्रम प्रिज्म के लिए। अब यहाँ पे जो प्रिज्म में आ रहा था तो उसमें देखते देखो सबसे हाईएस्ट बीम रेड, सबसे लोएस्ट बैंगनी, लाल और बैंगनी, बीच में कुछ मीडियम। तो जो इधर से होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग जनरली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस प्रकार से चीजों को हमने डिनोट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने मेनली क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बाद पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या की है वो किसने की थी, बामर ने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे पहली व्याख्या बामर ने की थी। इसके बाद और भी आए, बोहर ने भी किया, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बोहर के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की वो बामर ने की थी। बामर ने क्या कहा, बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को काली पृष्ठभूमि पर बहुत ही चमकीली रेखाएं होती हैं जिनकी चमक उनके बीच की दूरी घटती जाती है और एक समूह और श्रेणी का निर्माण करते हैं जिसे हम, बामर ने इसकी खोज की तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे जैसे कि लाइमन श्रेणी, सबसे जो पहले श्रेणी मिली उसको क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाइसन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। इस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ सेल में n बराबर, मतलब फर्स्ट सेल में गए तो लाइमन श्रेणी, सेकंड सेल में बामर श्रेणी, इस प्रकार से ऊपर जाते हुए वो अपने ऊर्जा को लूज कर छोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे लाइनें क्या होती हैं, जो आप फिगर में देख रहे होंगे, ये रेखाएं और उनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती, घटती जाती है। अब आप लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं लाइमन श्रेणी क्या होती है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की उच्च ऊर्जा के सबसे पहले जो कक्षक में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ = r 1/1² माइनस, फॉर्मूला क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसमें बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 1/λ, लेमडा क्या है, उसकी हम वेवलेंथ, यानी सबसे पहले उसकी वेवलेंथ क्या होगी। जब वेवलेंथ निकालते हैं तो वेवलेंथ के लिए अगर लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी कैसे होती है, जब उस जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे अपनी उच्च स्तर के प्रथम ऊर्जा में आता है, तब वहां पे क्या होती है, बामर श्रेणी। फिर जब उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बामर। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या है कि धीरे धीरे जो 1 था उसमें 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। बस धीरे धीरे क्या होता है, इस चीज को जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपने क्या होता है, जब किसी ऊर्जा स्तर से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ऊपर जाता रहता है
तो उसमें वेवलेंथ में क्या आती है, धीरे धीरे कमी आती है। इस प्रकार से हम लोग देखते रहते हैं। और धीरे धीरे वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ क्या, तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है और उसके अपोजिट वेवलेंथ का अपोजिट क्या होता है, वो घटता जाता है। अभी हम लोगों ने देखा वेवलेंथ का अपोजिट वेव नंबर 1/λ और वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा। तो जैसे जैसे पहले ऊर्जा स्तर में लाइमन श्रेणी के लिए क्या थी ऊर्जा, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य 1216, सेकंड वाले में कितनी हो गई 6563, थर्ड वाले में क्या हो गई 18,735, फोर्थ वाले मतलब ब्रैकेट श्रेणी में क्या हो गई 40,500, फुल श्रेणी में क्या हो गई 74,580। इस प्रकार से तरंग दैर्ध्य धीरे धीरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है और उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है। यहाँ पे हम रेडिएशन को देखेंगे। रेडिएशन में क्या है कि कुछ आप लोग देखते होंगे, टीवी चलाते हैं, कहते हैं कि ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा तेज बोलोगे तो लोग बहरे हो जाते हैं। बहरे होने का मतलब क्या है कि इकट्ठे ऐसी वेवलेंथ आई कि जो हमारे कान को क्या कर गई, शून्य कर गई। मतलब कि उस कान के जो कान में जो जिसको हम कहते हैं पर्दा कान का हमारा, उसमें इतनी तगड़ी वेवलेंथ गई कि अब उससे कम की वेवलेंथ हमको सुनाई नहीं देगी। उससे ज्यादा की वेवलेंथ होगी तब हमको सुनाई देगी, लेकिन उससे कम की जो वेवलेंथ होती है तो उससे नहीं सुनाई देगी। तो कुछ वेवलेंथ की हम दे रखी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो में यूज होती है। 10 की पावर -2 माइक्रोवेव होती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे पे जो वेवलेंथ यूज होती है मतलब वो रेडिएशन ही होता है। ये जो भी हम लोग स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ के आए ये एक तरह से रेडिएशन ही है। रेडिएशन की वजह से हमारे मोबाइल चलते हैं। रेडिएशन नहीं आएगा तो टावर नहीं आएंगे मोबाइल में। रेडिएशन कहते हैं कि टावर का मतलब रेडिएशन से है। अगर टावर सही से पकड़ेगा तो रेडियो में चैनल अच्छे से आएंगे, टीवी में अच्छे से आएंगे और हमारे फोन में नेटवर्क भी अच्छे आएंगे। तो आगे यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि इन्फ्रारेड गामा रेज क्या होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई को देखने के लिए हम गामा रेज का यूज करते हैं। अस्पताल में जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे एक्सरे एक्सरे होता है किसी भी बॉडी के पार्ट का, मतलब कि पेट और सर को छोड़ के जो भी पार्ट होते हैं हड्डी की जगह पे जो एक्सरे होता है वहां पे 10 की पावर -10 वेवलेंथ मीटर की वेवलेंथ यूज होती है। ये था। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो बोहर का एटॉमिक मॉडल देखेंगे। ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरण, समस्थानिक संभारिक परमाणु और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।